कहते हैं कि मोहब्बत कभी रास्ता नहीं देखती, वह बस हो जाती है। लेकिन जब प्यार की मुलाकात वक्त और किस्मत से होती है तो हर कहानी का अंजाम वैसा नहीं होता जैसा लोग सोचते हैं। आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जहां एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है। आइए जानते हैं हाल ही में आई वेब सीरीज मुसाफिर कैफे की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर भोपाल के एक कैफे से। चंदर नाम का एक सीधा साधा लड़का एक मेज पर बैठा बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा था। चंदर कॉर्पोरेट की भागदौड़ भरी नौकरी छोड़कर कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जहां उसके दिल को सुकून मिले। उसकी माँ उस पर शादी के लिए लगातार दबाव बना रही थी और इसी दबाव में आकर उसने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए एक लड़की से मिलने की हामी भरी थी। कैफे में इंतजार करते करते काफी वक्त बीत चुका था। चंदर ने जब उस लड़की को फोन मिलाया तो उसने देखा कि ठीक उसके बगल वाले टेबल पर वह लड़की बैठी थी और किसी दूसरे लड़के को डांट रही थी। फिर इसके बाद वह चंदर के पास आकर बैठ गई। उस लड़की का नाम सुधा था। सुधा एक बेहद प्रैक्टिकल, बेबाक और अपने इरादों की पक्की डिवोर्स लॉयर थी। सुधा का मानना था कि उसे फिलहाल शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अपनी माँ के दिल को रखने के लिए वह लड़कों से मिलने आ जाती थी। वह पहले ही मिनट में लड़कों के सामने अपनी ऐसी शर्तें और बातें रख देती थी कि सामने वाला लड़का खुद ही पीछे हट जाता। सुधा ने चंदर से भी मुस्कुराते हुए कहा कि उसने अभी अभी एक और लड़के को रिजेक्ट किया है और अब चंदर की बारी है। लेकिन चंदर का अंदाज बिल्कुल अलग था। उसने कैफे के वेटर से कॉफी का सामान मंगाया और अपनी कॉफी खुद बनाने लगा। चंदर का मानना था कि वह चाहे किसी भी बड़े कैफे में चला जाए, लेकिन जब तक अपने हाथ की बनाई कॉफी न पिए उसे चैन नहीं मिलता। चंदर की इस सादगी और अनोखी आदत ने सुधा के चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान ला दी। उस ढलती दोपहर में दोनों भोपाल की गलियों में घूमने निकले। बातों ही बातों में सुधा ने बताया कि उसका सपना कोई आम सपना नहीं है। वह रतलाम जैसे छोटे शहर से भोपाल आई थी। अब उसका लक्ष्य मुंबई जाकर अपनी खुद की एक बहुत बड़ी लॉ फर्म खड़ी करना था। वह अपनी माँ को एक बड़ा घर देना चाहती थी और अपने करियर के शिखर पर पहुंचना चाहती थी। वहीं चंदर ने अपने दिल की बात साझा की। उसने बताया कि उसने अमेरिका जाकर पढ़ाई की, वहां अपनी पुरानी मोहब्बत के पीछे बहुत कुछ दांव पर लगाया, लेकिन अंत में उसे सिर्फ धोखा मिला। उसके पिता पर 35 लाख का कर्जा चढ़ गया था, जिसे चुकाने के लिए उसने रात दिन एक कर दिए। अब वह जिंदगी में सिर्फ ठहराव और सुकून चाहता था। दोनों के रास्ते और सोच भले ही अलग थे, लेकिन उस शाम एक दूसरे का साथ उन्हें एक अजीब सी तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों में नियति ने उन्हें फिर एक मोड़ पर ला खड़ा किया। एक दूसरी लड़की से शादी के सिलसिले में मिलते वक्त सुधा फिर वहां आ पहुंची और नाटक करके उस लड़की को भगा दिया। दोनों की दोस्ती अब धीरे धीरे एक नया मोड़ ले रही थी। एक रात चंदर के पास सुधा का अचानक फोन आता है। सुधा की अपनी रूममेट गार्गी से जबरदस्त लड़ाई हो गई थी और वह आधी रात को बेघर हो चुकी थी। चंदर बिना एक पल गंवाए ऑटो लेकर पहुंचता है और सुधा को अपने घर ले आता है। चंदर का घर अमूमन लड़कों के कमरों जैसा बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि वहाँ किताबों और सलीके की एक अलग ही दुनिया थी। सुधा को वहाँ एक अनजाना सा सुकून महसूस हुआ। चंदर के घर में सुधा का रहना दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर बन गया। चंदर सुबह सुबह उठकर सुधा के लिए कड़क चाय बनाता। दोनों साथ बैठकर हंसते बोलते और अपनी अपनी दुनिया की बातें साझा करते। एक दिन जब चंदर 2 दिनों के लिए किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था तो सुधा अकेले घर में उसकी पुरानी चीजें देख रही थी। तभी उसकी नजर चंदर की एक गुप्त डायरी पर पड़ी। जब सुधा ने उस डायरी के पन्ने पलटे तो उसमें एक सुंदर कैफे का स्केच बना हुआ था। उस स्केच के ऊपर चंदर ने लिखा था ड्रीम कैफे। पहाड़ों की वादियों में अपना एक कैफे खोलना चंदर का सबसे बड़ा सपना था। सुधा ने उस डायरी को देखकर मुस्कुराते हुए पेन उठाया और ड्रीम कैफे को काटकर वहां लिख दिया मुसाफिर कैफे। इस तरह जिस मुसाफिर कैफे की नींव आगे जाकर पहाड़ों में पड़ने वाली थी, उसका नामकरण सुधा के हाथों हुआ था। लेकिन खूबसूरत पलों के पीछे हमेशा छुपी होती हैं जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां। सुधा के काम से खुश होकर उसके सीनियर ने उसे मुंबई के एक बहुत बड़े लॉ फर्म से आया प्रमोशन और जॉब ऑफर थमा दिया। ये सुधा के जीवन का सबसे बड़ा सपना था, वही सपना जिसके लिए वह रतलाम से भोपाल आई थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी में चंदर आ चुका था। चंदर का साथ उसे इतना प्यारा लगने लगा था कि वह इस ऑफर को स्वीकार करने में हिचकिचाने लगी। दूसरी तरफ चंदर को भी उसके दफ्तर से दिल्ली तबादले का ऑफर मिला, लेकिन चंदर ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह सुधा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। इसी बीच एक दिन सुबह सुबह चंदर की माँ अचानक बिना बताए भोपाल उसके फ्लैट पर आ धमकी। सुधा घर के कपड़ों में वहाँ मौजूद थी। हड़बड़ाहट में सुधा ने चंदर की हुडी पहन ली और सामान समेटने लगी। चंदर की माँ ने जब दरवाजा खोला तो वे तुरंत भांप गईं कि दाल में कुछ काला है। नौकरानी की बातों और घर के माहौल से माँ को समझ आ गया कि दोनों पिछले कई दिनों से एक साथ रह रहे हैं। चंदर की माँ एक सुलझी हुई औरत थीं। उन्होंने देखा कि उनका बेटा पिछले कई सालों में पहली बार इतना खुश है। सुबह उठकर गाने गुनगुनाता है। माँ ने चंदर से साफ साफ कहा कि अगर वह सुधा से प्यार करता है तो वे दोनों शादी कर लें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें।
जब चंद्र ने शादी की बात सुधा के सामने रखी तो मानो एक जबरदस्त धमाका हो गया। सुधा के कदम पीछे हटने लगे। सुधा का मानना था कि शादी उसके सपनों की मौत बन जाएगी। वह किसी बंधन में बंधकर अपने करियर, अपनी माँ के सपनों और अपनी आजादी को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। उसने चंद्र से साफ कह दिया कि वह शादी जैसी चीजों में यकीन नहीं रखती। चंद्र ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुधा अपने फैसले पर अडिग रही। उसने मुंबई का ऑफर स्वीकार करने का मन बना लिया। अपनी इस कश्मकश को सुलझाने और अपने रिश्तों को एक आखिरी मौका देने के लिए सुधा ने चंद्र के साथ मसूरी जाने का फैसला किया। वह चंद्र के उस मुसाफिर कैफे के सपने को पूरा होते देखना चाहती थी। दोनों पहाड़ों की वादियों में मसूरी पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात अंकल मार्क से हुई, जो पहाड़ों में एक खूबसूरत कॉटेज में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। अंकल मार्क और उनकी पत्नी की प्रेम कहानी भी अनोखी थी। वे दोनों बिना शादी किए सालों से एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। मसूरी की ठंडी हवाओं और हसीन वादियों में घूमते हुए चंद्र और सुधा ने कैफे के लिए जगह तलाशना शुरू किया। पहाड़ों का जादू ऐसा चला कि सुधा को पहली बार में ही पहाड़ों से प्यार हो गया। चंद्र की आंखों में अपने कैफे को लेकर जो चमक थी, उसे देखकर सुधा का दिल भर आया। लेकिन उसी रात एक ऐसा मोड़ आया जिसने दोनों की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सुधा ने चंद्र को बताया कि उसने मुंबई का ऑफर स्वीकार कर लिया है और वह बहुत जल्द मुंबई शिफ्ट हो रही है। चंद्र का दिल टूट गया। उसने बदहवासी में एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और सुधा से कहा कि वह अपने कैफे का सपना छोड़कर उसके साथ मुंबई चलेगा। वहां जाकर वह कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लेगा, लेकिन वह उसके बिना नहीं रह सकता। चंद्र की यह बात सुनकर सुधा भड़क उठी। उसने चंद्र को जबरदस्त डांट पिलाई। सुधा ने कहा कि जो इंसान प्यार में पड़कर अपने ही सपनों का गला घोंट दे, वह खुद से कभी वफादार नहीं हो सकता। वह नहीं चाहती थी कि चंद्र उसकी वजह से अपने मुसाफिर कैफे के सपने को कुर्बान करे। बहस इतनी बढ़ी कि बात हाथ से निकलने लगी। तभी सुधा ने एक ऐसी बात बताई जिसने चंद्र के होश उड़ा दिए। सुधा प्रेग्नेंट थी। चंद्र एक पल के लिए सहम गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागी। उसने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, अब उन्हें तुरंत शादी कर लेनी चाहिए और अपनी एक नई दुनिया बसानी चाहिए। लेकिन शादी शब्द सुनते ही सुधा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि वह शादी नहीं करेगी और न ही इस बच्चे की वजह से अपने करियर को बर्बाद होने देगी। हालांकि बाद में डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि वह एक प्रेगनेंसी टेस्ट का गलत रिजल्ट था और सुधा प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन उस बहस ने दोनों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे पाटना नामुमकिन हो गया था। चंद्र ने रोते हुए सुधा से कहा कि उसका सबसे बड़ा सपना कोई कैफे या नौकरी नहीं, बल्कि सुधा के साथ जिंदगी बिताना है। लेकिन सुधा ने ठंडे स्वर में कहा कि प्यार अपनी जगह है और सपने अपनी जगह। वह किसी के लिए अपने पंख नहीं काट सकती। सुधा अपना सामान उठाकर चंद्र का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जाने से पहले उसने चंद्र से कहा कि वह उसके पीछे मुंबई आने की कोशिश कभी न करे। ब्रेकअप के बाद चंद्र पूरी तरह टूट गया। उसने गम में डूबकर बेहिसाब शराब पी। नशे की हालत में उसने रात को सुधा की मां के लैंडलाइन पर फोन मिला दिया। चंद्र ने रोते बिलखते हुए सुधा की मां से शिकायतें करना शुरू कर दिया कि उनकी बेटी सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रही है और दिल तोड़ रही है। जब सुधा ने फोन लिया और चंद्र की ये बातें सुनी तो उसका बचा कुचा प्यार भी गुस्से में बदल गया। उसने चंद्र पर चीखते हुए कहा कि आज के बाद कभी उसे फोन न करे और उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जिंदगी आगे बढ़ती रही और समय का पहिया घूमता रहा और इस तरीके से 8 साल गुजर गए। अब 8 साल बाद मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच मुसाफिर कैफे बनकर तैयार हो चुका था। वह कैफे अब पूरे मसूरी में बेहद मशहूर था। चंद्र अब अकेला नहीं था। उसकी जिंदगी और इस कैफे में उसकी पार्टनर थी प्रीति। प्रीति एक बेहद समझदार, सुलझी हुई और संवेदनशील लड़की थी जो चंद्र से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। दोनों मिलकर कैफे चला रहे थे, लेकिन प्रीति के दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहता था। प्रीति जानती थी कि चंद्र के सीने में आज भी किसी पुरानी याद का पत्थर छुपा हुआ है। चंद्र ने उसे सुधा के बारे में सब कुछ तो नहीं बताया था, लेकिन जितना भी बताया था उससे प्रीति समझ चुकी थी कि वह कभी सुधा की जगह नहीं ले सकती। कैफे में एक दिन राहिल नाम का एक मशहूर ट्रैवल राइटर आया। राहिल को प्रीति की लेखन शैली बहुत पसंद थी। राहिल ने प्रीति को एक तोहफा दिया, एक आईना और एक छोटा सा खत। खत में लिखा था कि प्रीति हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वह खुद से भी प्यार करना सीखे। राहिल प्रीति को पसंद करता था और चाहता था कि वह इस कैफे की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाए, लेकिन प्रीति चंद्र का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। उसी दौरान अंकल मार्क, जिनकी पत्नी का अब देहांत हो चुका था, चंद्र और प्रीति से मिलने आए। अंकल मार्क अब हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने अपने कॉटेज की चाबियां प्रीति को सौंप दी और चंद्र को एकांत में बुलाकर एक अंगूठी दी। वह अंगूठी उनकी स्वर्गीय पत्नी की थी। अंकल मार्क ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि अतीत की परछाइयों का पीछा करना छोड़ दो। जो इंसान तुम्हारे आज में तुम्हारे साथ खड़ा है, वही तुम्हारा सच्चा हमसफर है। उन्होंने चंद्र से कहा कि वह प्रीति को प्रपोज करे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। और फिर एक दिन वह हुआ जिसका डर प्रीति को पिछले 8 सालों से था। मुसाफिर कैफे के दरवाजे पर अचानक एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से उतरी सुधा।
8 सालों में सुधा की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब मुंबई की एक नामी लॉ फर्म की मालिक थी, बेहद कामयाब और आत्मविश्वासी। वह अपने नए बिजनेस पार्टनर विनीत के साथ जल्द ही हमेशा के लिए सिंगापुर शिफ्ट होने वाली थी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले उसके दिल में एक टीस थी, एक बार मुसाफिर कैफे को देखने की टीस, चंदर को एक आखिरी बार देखने की चाहत। जब प्रीति ने रिसेप्शन पर सुधा को देखा तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई। जिस साय से वह सालों से डर रही थी, वह साया आज जिंदा होकर उसके सामने खड़ा था। सुधा ने भी प्रीति को पहचान लिया था। प्रीति ने बड़े भारी दिल से सुधा का स्वागत किया और उसे एक कमरा दिया। उस वक्त चंद्र कैफे में नहीं था, वह किसी काम से बाहर गया हुआ था। प्रीति ने सुधा को बताया कि चंद्र कल सुबह तक वापस आ जाएगा। रात भर प्रीति सो नहीं सकी। उसे लग रहा था कि कल सुबह जब चंद्र और सुधा आमने सामने होंगे तो शायद उसकी 8 सालों की मेहनत और प्यार एक पल में बिखर जाएगा। अगली सुबह जब चंद्र वापस आया तो प्रीति ने उसे बताया कि सुधा आई है और कमरे में ठहरी हुई है। चंद्र का चेहरा जर्द पड़ गया। चंद्र ने पहले तो सुधा से मिलने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अतीत को फिर से नहीं खंगालना चाहता। लेकिन प्रीति ने चंद्र का हाथ पकड़ा और बेहद समझदारी से कहा कि उन्हें इस अधूरी कहानी को एक मुकम्मल मोड़ देना ही होगा। चंद्र को एक बार जाकर सुधा से बात करनी ही चाहिए। पहाड़ों की ठंडी धुंध के बीच 8 सालों के बाद चंद्र और सुधा एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में यादों का एक समंदर उमड़ रहा था। चंद्र ने अपने हाथों से कॉफी बनाई और सुधा को थमाई। 8 साल पहले भोपाल के उसी कैफे की यादें हवा में तैरने लगी। दोनों वादियों में टहलते हुए बातें करने लगे। सुधा ने बताया कि उसने अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं। मुंबई में अपनी फर्म बनाई, नाम कमाया, शोहरत हासिल की और अब सिंगापुर जा रही है। लेकिन इतना सब कुछ पाने के बाद भी उसके दिल को वह सुकून नहीं मिला जो 8 साल पहले चंद्र के साथ उस छोटे से कमरे में मिलता था। तभी सुधा ने एक ऐसा सच उगला जिसे सुनकर चंद्र हक्का बक्का रह गया। सुधा ने बताया कि 3 साल पहले भी वह एक बार छुपकर इस मुसाफिर कैफे में आई थी। उसने बाहर खड़े होकर देखा था कि चंद्र और प्रीति कैफे में हंस हंस कर काम कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। सुधा ने जब चंद्र के चेहरे पर वह सुकून देखा तो वह बिना सामने आए चुपचाप वापस मुंबई लौट गई थी, क्योंकि वह उनकी हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ना नहीं चाहती थी। ये सुनकर चंद्र की आंखों में नमी आ गई। चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि नियति का खेल भी कितना अजीब है। जब सुधा 3 साल पहले मसूरी आई थी, ठीक उसी दौर में चंद्र भी एक बार छुपकर मुंबई गया था। चंद्र ने दूर से सुधा को अपनी बड़ी सी लॉ फर्म में बड़ी बड़ी गाड़ियों और वकीलों के बीच घिरे देखा था। सुधा के चेहरे पर अपने सपनों को पूरा करने का गर्व था। चंद्र ने भी दूर से ही मुस्कुराकर अपना रास्ता मोड़ लिया था ताकि वह सुधा की कामयाबी के बीच में न आए। दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखकर दुआएं दी थीं, लेकिन कभी सामने आने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। बातें करते करते सुधा का दिल भर आया। बीते हुए कल की कड़वाहट अब पिघल चुकी थी। सुधा की माँ का भी कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था और वह दुनिया में अकेली पड़ चुकी थी। सुधा ने चंद्र की आंखों में देखते हुए बेहद भावुक होकर पूछा, चंद्र, क्या हम सब कुछ पहले जैसा नहीं कर सकते? क्या हम अपनी कहानी को वहीं से शुरू नहीं कर सकते जहां हमने छोड़ी थी? हवा थम सी गई। पहाड़ों की खामोशी में यह सवाल गूंजने लगा। चंद्र ने सुधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में बीते दिनों का प्यार जरूर था, लेकिन अब उस प्यार में कोई तड़प या गुमराह करने वाली चाहत नहीं थी। चंद्र ने बेहद शांति से सुधा का हाथ छुआ और कहा, नहीं सुधा, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। समय आगे बढ़ चुका है और हम दोनों भी। पुरानी कहानियों का खत्म होना इसलिए जरूरी होता है ताकि नई कहानियों की शुरुआत हो सके। चंद्र ने आगे कहा, जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो मैं पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में प्रीति आई। उसने मेरे बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा, उसने मेरे सपने को अपना सपना बनाया। आज यह मुसाफिर कैफे सिर्फ मेरा नहीं, प्रीति के त्याग और प्यार का नतीजा है। प्रीति ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है और अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ प्रीति के सपनों को पूरा करने में लगाऊंगा। मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। चंद्र के इन शब्दों ने सुधा को हकीकत का आईना दिखा दिया। सुधा की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन यह आंसू पछतावे के साथ साथ एक अजीब से सुकून के भी थे। उसे समझ आ गया था कि चंद्र अब अतीत का वो टूटा हुआ लड़का नहीं रहा, बल्कि वह एक परिपक्व और जिम्मेदार इंसान बन चुका है जो अपने आज की कद्र करना जानता है। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया। इस आलिंगन में कोई शिकवा नहीं था, कोई गिला नहीं था, सिर्फ एक दूसरे की खुशियों की दुआ थी। उधर कैफे के रिसेप्शन पर प्रीति भारी मन से बैठी हुई थी। तभी वहाँ विनीत नाम का एक शख्स आता है और बताता है कि सुधा के साथ उसका रिजर्वेशन है। प्रीति समझ जाती है कि सुधा अपनी जिंदगी में अकेली नहीं है, उसके साथ भी कोई है जो उसका ख्याल रखता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी प्यार होना ही सब कुछ नहीं होता। सही समय पर सही फैसले लेना और जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहे उसकी कद्र करना ही सच्ची मोहब्बत और असली परिपक्वता है। सपने हासिल करना जरूरी है, लेकिन उन सपनों की दौड़ में अगर आप सच्चे हमसफर को पीछे छोड़ दें तो मंजिल पर पहुंचकर भी अकेलापन ही हाथ लगता है। ऐसे ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द ट्रेंडिंग मिनट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत,